हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। हम लोग पश्चिम की कला के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और अब हम लोग चलते 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 देखिए आज यूनान की कला पे आ गए हैं। यूनान की कला के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बहुत थोड़ा कुछ बता चुकी हूँ कि हमने सारी सभ्यताओं की कला पढ़ लिया है। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस में ज़रूर जाएं। कुछ की लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और बाकी आप चैनल पे विज़िट करके भी देख सकते हैं। तो पश्चिम की कला को मैं फोकस करते हुए आज यूनान की कला लेके आई हूँ। तो हमने देख लिया था दोस्तों कि कैसे प्री हेलेनिक पीरियड में जो क्रीट और माइसिनिया की सभ्यता में कला कहाँ पहुँची, कैसे पात्र कला और हम बोलेंगे आर्किटेक्चर और वॉल पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें का काम हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ क्रीट, माइसिनिया, इजिप्ट, इनके वीडियोस देखें तो आपको एक नॉलेज डेवलप होगी कि कला कहाँ से कहाँ तक अभी हमारी कहानी आ चुकी है। तो अब देखते हैं यूनानी लोगों ने क्या किया, है ना। कैसे उस पे विजय हासिल करी, मतलब उस एरिया कितने एरिया को कवर किया और उसके बाद आर्ट कैसे वहाँ पे डेवलप होने लगा। तो सबसे पहले उसी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। जनरल है, इतना कोई लर्न नहीं करना है, बस एक समझना है। यूनानी लोग पश्चिम एशिया के आयोनिया नामक प्रदेश से, पश्चिम एशिया के जो आयोनिया नामक प्रदेश से, उससे ग्रीस पहुँचे। वहाँ उन्होंने ग्रीक सभ्यता और कला का विकास किया। यह एशिया माइनर के तट पर पनपा, यानी एशियाई महाद्वीप का पश्चिमी बिंदु, ठीक है, जिससे हम आधुनिक टर्की भी तुर्की होता है ना, वो कहते हैं। और ईजियन सागर के द्वीप, यहाँ पे मतलब इनने अपनी वो रहे बसे और सभ्यता बसाई। ग्रीक बस्तियाँ दक्षिण इटली, सिसिली, दक्षिण फ्रांस और स्पेन तक फैल गई। धीरे 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 उसका एक बहुत बड़ी सभ्यता बन गई थी, रेंज बढ़ गया था, धीरे धीरे इस तरह से ये फैल गई। अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनके वंशजों ने सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान और भारत तक अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया। ये सब चीज़ों में अब यूनानी राज्य था। तो यहाँ पे उनने कहीं कहीं अपने साम्राज्य बसाए और उस अपना राज्य सीमाएं बढ़ाई। यहाँ का शीतोष्ण मौसम ग्रीक स्वभाव को प्रभावित करता है। वे महान, अति उत्साही और बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। देखो दोस्तों, है ना, बहुत क्रिएटिव थे, बहुत बुद्धिमान थे। और इसलिए बोलती हूँ, कब से बोलती आ रही हूँ कि एक नया दौर चालू हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक बोलेंगे कि डेवलपमेंट हुआ, एक अपनी नई पहचान बनाई। ठीक है, पुराने हमने प्रागैतिहासिक से देखा, पुराने और जो हम प्रीवियस देख चुके हैं कला का, उसमें भी बहुत हद तक हुआ, लेकिन यूनान का अपनी एक बात है। तो वही बात हम देखेंगे इसमें कि यहाँ तक कि जब वे विज्ञान और दर्शन की ओर झुके थे, तब वे कला और सौंदर्य शास्त्र के साथ विकसित हुए थे, है ना। मतलब एक मैंने बोला साइंस, जो आपका साइंस है और फिलॉसफी है, उसके साथ जुड़े, तो वो आर्ट और एस्थेटिक के साथ भी उनका विकसित हुआ। मतलब ये हर चीज़ तरह के मिलेंगे, हम आगे देखते हैं। और साथ में क्या है, तब वे कला और सौंदर्य शास्त्र के साथ विकसित हुए। इसके अलावा संगमरमर की चट्टानें, आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा है मैंने, संगमरमर की चट्टानें बहुतायत में पाई गई है। तभी यहाँ पे मूर्तियों में संगमरमर का यूज़ हुआ है। संगमरमर का यूज़ आप समझ सकते हैं, मार्बल की मूर्तियाँ यहाँ पे मिली है और चीज़ों में भी यूज़ हुआ है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे संगमरमर की चट्टानें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने जिस तरह से इजिप्ट में पढ़ा था कि ये सब चीज़ें तो दिख रही है, ऐतिहासिक दृष्टि है, लेकिन इनका भाव क्या था, इसके पीछे वो लोग क्या बिलीव करते थे, वो लोग रहते थे तो वो क्या सोचते थे। तो देखते हैं। मानवता और आदर्शवाद ग्रीक जीवन की दो प्रमुख विचारधाराएं थी। वे प्रकृति के कई रूपों को भगवान के रूप में मानते थे। वो ये मानते थे, दैट्स, अब आप समझ लीजिए, जो आज भी है एक तरह से, कि प्रकृति के कितने रूप हैं, ये ईश्वर है। तो वही चीज़ है, उन्होंने देवताओं का मानवीकरण किया। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है दोस्तों। मैं आपको बताती हूँ, एक बार इसको देखिए आप ज़रूर, कि ये इन्हें देवताओं का मानवीकरण किया कैसे। तो
कल तक हम लोग देवताओं को, कोई सन को पूज रहा है, कोई जानवरों को देवता बना के पूज रहा है ना, किसी ने ओसिरिस बनाए। ये मैं थोड़ा सा रिवीजन कराती ही चलती जाती हूँ। तो इस तरह के भगवान बनाते थे, शासक को पूज रहे हैं, राजाओं को पूज रहे हैं। लेकिन ग्रीक का समय ये था जब उन्हें बोला कि हाँ, प्रकृति में भगवान है, लेकिन भगवान का मानवीकरण हुआ, जो आज भी होता है, मूर्ति बनती है तो हमने ये कि गॉड है, देयर एग्जिस्ट ए गॉड जो ह्यूमन फॉर्म में है। तो ये ग्रीक के समय हुआ। प्रत्येक शहर राज्य में एक देवता थे, लेकिन कोई विशेष पुजारी वर्ग नहीं था। देवता थे लेकिन पुजारी वर्ग नहीं था। मिस्रियों के विपरीत वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते थे, वे सांसारिक लोग थे। इस प्रकार मनुष्य को केंद्र बिंदु मानते थे। उन्होंने जीवन की व्याख्या करने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि आज का जो जीवन है वो आज के जीवन में अब कैसे हम पुराने से आज मॉडर्न में डेवलप हुआ है, वो ग्रीक में एकदम से चेंज, सडन चेंज आ गया था। सडन नहीं आएगा ये मैं एकदम नहीं बोलूँगी, क्यों? क्योंकि हम अंधकार युग से आए हैं, हम 700 वर्ष के अंधकार युग से आए हैं, इसलिए हमको अंधकार से एक उजाला मिला है, जो कि था कि हमने हमारे ईश्वर को मानवीकरण का रूप दे दिया है। और वो लोग एक एग्जिस्ट मानते थे कि आज जो ह्यूमन है वही रियलिटी है, जो मनुष्य है, और मनुष्य को ज़्यादा मृत्यु के बाद ख़त्म हो जाता है, उन लोग का ये थॉट था। तो ये इनका बिलीफ था। तो ग्रीक मिस्र से बिल्कुल ऑपोजिट एक तरह से हम देखेंगे कि उसको वो था। अब देखते हैं हिस्ट्री में ग्रीक का क्या एग्जिस्टेंस है। ये सब चीज़ों के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम लोग और उसकी थोड़ी नॉलेज रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यूनानियों ने शिक्षा को बहुत उच्च श्रेणी में रखा। इसका उद्देश्य छात्र को सभी क्षेत्रों में शिक्षित करना था, उसे एक अच्छा नागरिक बनाना था। ग्रीक शहर राज्य स्पार्टा में, स्पार्टा एक मेन सिटी है ग्रीक की, बौद्धिक शिक्षा के बजाय शारीरिक शिक्षा मीन्स फिजिकल एजुकेशन और खेल प्रदान करने पर जोर था स्पार्टा में, है ना। आहार के सम्मान में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू किया गया। फिर इसी के सम्मान में खेल प्रतियोगिता मतलब जो गेम्स कंपटीशन स्पोर्ट्स ये शुरू किया गया। इसी तरह की बैठकों के विशेष वार्षिक आकर्षण साबित हुई और इस तरह से विश्व प्रसिद्ध ओलंपिक खेल ग्रीक से स्टार्ट हुआ है के बारे में कल्पना की गई। और यह समझा जाता है कि इस तरह का पहला विश्व आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप इस देख सकते हैं ओलंपिक गेमों की शुरुआत हुई स्पार्टा में 776 ईसा पूर्व में। ये कुछ कुछ नोट डाउन ज़रूर करना है। अब देखते हैं, मैंने पहले आपको बताया है कि यूनानी सब में एक्सपर्ट्स है, एक तरह से बहुत एक्सपर्ट, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स निकाले हैं इन लोगों ने, ग्रीक ने। तो वही चीज़ है कि ग्रीक में के समय सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। क्षण भर के अवलोकन के माध्यम से उन्होंने वस्तु के रूप और उनके पीछे के संरचनात्मक कारणों का पता लगाया। सिर्फ वो इतने बड़े दर्शन शास्त्री थे, तो मतलब देख के वो उसके पीछे क्या टेक्निक है, क्या क्या कारण हो सकता है, ये सब चीज़ों का वो देखने से ही पता लगा लेते थे। ठीक है, सबसे बड़े दार्शनिक कौन जाने जाते हैं? सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल। हम इनका जो हम आप लोग पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, हम जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितने बड़े दर्शन शास्त्री हैं और इनने कला के बारे में भी बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छी डिफिनेशंस दी हैं, सब कुछ किया। तो ये कहाँ से आए थे? तो ये भी ग्रीक फिलोसोफर्स के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ग्रीक के समय ही हमें ये एक इतने बड़े लोग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये भी ग्रीक के समय आया था। दूसरा क्या देखते हैं, देखिए, तो ग्रीक संस्कृति ने पश्चिमी सोच और कलाओं को प्रभावित किया। ग्रीक लोकाचार में सुक्रेट, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिक के संग में पेरकिस और अलेक्जेंडर जैसे राज्य प्रशासन, ये मतलब वहाँ के राजा थे। अलेक्जेंडर एक बहुत ही बड़े फेमस राजाओं में से एक जाने जाते हैं, वो अलेक्जेंडर, पेरकिस, ये मिले ग्रीक के समय। और कौन थे? तो पाइथागोरस, फेमस मैथमेटिशियन जिन्हें पाइथागोरस की थ्योरम दी है, वो भी ग्रीस के ही थे। और उसके साथ साथ जैसे वैज्ञानिक भी आए, उसके अलावा उत्कृष्ट कलाकार जैसे फिडियस, स्कोपस, मायरॉन, प्रेक्सिटेल्स और पॉलिग्नेटोस, ये जो है ये आर्टिस्ट हैं हम जिनके बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब जो हैं हमको ग्रीक में प्राप्त हुए।
अब थोड़ा सा ग्रीक के टाइम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए हम अभी इसमें मैं थोड़ा छोटा छोटा बताऊंगी। तो सबसे पहले आरंभिक युग आया ग्रीक का भी 1500 से 480। फिर शास्त्रीय युग आया, और फिर हेलेनिस्टिक युग जिसको अलेक्जेंड्रियन युग भी कहा जाता है वो आया। ठीक है, तो जो ये दोनों टाइम था, ये हेलेनिक पीरियड जो कहलाता है, जो ग्रीक का मैंने बताया, हेलेनिस्टिक और प्री हेलेनिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हम ऐसा, ये इनका समय है। तो आरंभिक युग देखते हैं पहले क्या है भाई। तो 1500 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व में आपका आरंभिक युग था। क्या था इसमें? तो ग्रीक कला यह कहा जाता है इस पुरातन युग में उभरने लगी। कैसे उभरी? प्राचीन कलात्मक विशेषताएं देखी जाती है। इसके समाप्ति लगभग 480 ईसा पूर्व में हुई, किंतु इसके आरंभ की 3 तिथियां मानी जाती है। मतलब हमें नहीं पता है ये शुरुआत कब हुई थी। इसकी समाप्ति तो तब हुई थी जब क्लासिकल पीरियड के आसपास चालू हुआ था, उससे पहले ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन हमको कहीं कहीं जगह 3 तिथियां मानी जाती है। कैसे? कोई 1500 ईसा पूर्व मानता है, जब कांस्य युग के कुछ पहले का समय एजियन द्वीप में माइसीनिया सभ्यता थी जो, और मिस्र से संपर्क था इस समय हम देखा था वो। या तो फिर 1000 से 800 ईसा पूर्व माना जाता है, जब ज्यामितीय शैली आरंभ हुई थी। हम ज्योमेट्रिक शैली, आपको याद होगा तो क्रीट में माइसीनिया में बताया है कि जो ज्यामितीय आकार में पेंटिंग्स होने लग गई थी। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी बनते थे, और पात्रों पे भी जो डिज़ाइंस होती थी, तो वो उस समय का समय भी माना जाता है कि इसका शुरुआत हो गया था। और 650 ईसा पूर्व में भी माना जाता है, जब यूनानियों ने संगमरमर की मूर्तियां बड़े आकार में बनाना आरंभ किया था। तो मतलब अब वो देखिए आरंभ है, कोई कहता है कि उसी समय शुरू हो गई थी, जैसे हमने माइसीनिया के समय देखा कि ये इसका प्रारंभिक युग माना जाता है। लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा एग्जैक्ट प्राप्त नहीं हुआ है कि यार इस समय ग्रीक स्टार्ट था। तो इसलिए 3 वो हैं। अब जिस तरह की भी एग्जाम में डेट्स आए, आप उस अकॉर्डिंग उसका आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, माइसीनियन सभ्यता के पतन के उपरांत यूनानी भाषा बोलने वाली एक नवीन जाति ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अपनी कहानी जो ख़त्म हुई थी वहाँ से ये शुरू हो रही है। ये लोग लोहे का प्रयोग, अनेक मृतक संस्कार तथा एक भिन्न जीवन पद्धति साथ लाए थे। ठीक है, लोहे का यूज़ करते थे, और जो मृतक संस्कार पहले होता था उससे थोड़ा डिफरेंट ग्रीक ने लेके आए थे, और अलग जीवन पद्धति लाए थे। इन्हें डोरियन कहा जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि कैसे क्रीट माइसीनिया पे डोरिक ने आक्रमण किया था, डोरियन लोगों ने, तो इनको डोरियंस कहा जाता है। इन्हीं ने आक्रमण किया था और अपनी सभ्यता का प्रचार किया था। आक्रमण ने कोई कलात्मक प्रेरणा नहीं दी, है ना। एथेंस ही एक ऐसा केंद्र था जिसने 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस नवीन परिस्थिति को कलात्मक प्रेरणा दी। एथेंस एक बहुत मेन सेंटर्स है जहाँ पे हमें बहुत कलाकृतियाँ मिली है, तो वो काम हम आगे देखेंगे। तो यही एक सेंटर था, बाकी इनने कोई ऐसा खास वो नहीं दिया, और इस आक्रमण का शिकार भी नहीं बना। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये वाली, यह शैली देखिए, ये प्रोटो ज्योमेट्रिक स्टाइल, आद्य ज्यामितिक शैली क्या थी ये? तो यह शैली 1000 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में हुई थी, जिसमें अलंकरण के अभिप्राय ज्यामितीय आकारों पर आधारित होते हैं। इसे माध्यमिक युग भी कहते हैं। ये 1000 BC के अराउंड, जब मैंने आपको बताया कि लोग ये भी समझते हैं क्या पता इसी समय ग्रीक यूनान कला प्रारंभ हुई है। इससे पहले भी हो सकती है और इससे बाद में भी हो सकती है, वो अभी इसका एक कोई फाइनल वो नहीं हुआ है। अब हमारा आता है भाई शास्त्रीय युग। तो ग्रीक एथेंस शहर में अभूतपूर्व रूप से फला फूला एथेंस शहर में हुआ था, और इसलिए इस अवधि को एथेंस का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, शहर के राज्यों और संगठनों की स्थापना के साथ इस युग के दौरान ग्रीक की धार्मिक विचारधाराओं का पता लगाया जाता है। इस युग के अंतिम चरण में एथेंस में राजनीतिक शक्ति कम हो गई, और मतलब अब एथेंस का कंट्रोल थोड़ा सा, उसमें जो पॉलिटिकल पावर है वो कम हो गया, और स्पार्टा नया शहर राज्य एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। ठीक है, इस युग में मानवाकृति का पूर्व विश्लेषण करके आदर्श आकृतियाँ स्थिर की गई, जो अपने अपने प्रकारों की प्रतिनिधि थी।
एटिका में भित्ति चित्र का पर्याप्त विकास हुआ। इस युग के चित्र तो नष्ट हो चुके हैं, पात्र चित्रकारी भी प्राप्त हुई है, परंतु जाना गया है कि कई युद्ध आम जन के चित्र पाए हैं। आम जनों के युद्ध के चित्र में घोड़े को बिल्कुल समान की स्थिति में सामने की स्थिति में दिखाया गया है। तो इस प्रकार की थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन है क्लासिकल पीरियड में कि ये सब काम मतलब एथेंस का वो पॉलिटिकल पावर लूज हो गया था, स्पार्टा में थोड़ा सा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था और मानवाकृतियाँ बनाने में और इसमें अच्छा सा काम शुरू होने लगा। और घोड़े की जैसे कोई आकृति वो आगे मैं आपको काम जब अपन डिस्कस करेंगे उसमें बताऊंगी कि उसको फ्रंट व्यू में दिखाने लगा। तो ये कुछ कुछ वहाँ की स्पेशलिटी थी तो हमने उसको शो करा। अब देखते हैं हेलेनिस्टिक काल क्या है। एलेक्जेंड्रियन के समय का वो था और लास्ट था मतलब ये। तो यह युग ग्रीक कला का अंतिम चरण था। इस अवधि के दौरान अलेक्जेंडर महान ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ग्रीस के बाहर कला का प्रसार किया, क्योंकि ग्रीक कलाकारों ने नए क्षेत्रों में पलायन किया जो उन्होंने जीत लिया। ठीक है, इसके कारण परिणाम स्वरूप स्थानीय शैलियाँ और प्रथाओं को ग्रीक कला शैलियों से प्रभावित किया गया और इससे मिश्रित शैली विकसित हुई। ठीक है, अब देखो अब ये पहले तो ग्रीक में रहते थे, ग्रीक से इनने अब अपना एक एरिया बढ़ाने लग गए वो लोग, है ना। वहाँ पे गए, पलायन शुरू करा, मीन्स जो ग्रीक के आर्टिस्ट थे वो लोग वहाँ चलने लगे ऐसे। तो वो अब और बड़े जगह पे, जैसे अब ऑब्वियसली अगला उनने रोम पे वो किया, तो वहाँ पे जो उनका मूवमेंट चालू होने लगा तो उससे एक अलग मिश्रित शैली भी पनपी जिसको कहते हैं ग्रेसो रोमन, मीन्स ग्रेसो इटली में जिनको ग्रेसो रोमन के रूप से जाना जाता है, जबकि मिस्र में टॉलमिक रूप से टॉलमिक नाम से कहते हैं। हेलेनिस्टिक कला में विविधता होने के कारण, विविधता मतलब डिफरेंस, यही मैं बोल रही हूँ कि मिश्रित है वो, कारण उसका स्वरूप समझना कठिन है। अब तक यूनानी लोग कला के अनुरंजनकारी तत्व को नहीं समझते थे, किंतु इस युग में वे इस और भी सजग हुए। अब कलाकार नए नए दरबारों का आश्रय ग्रहण करने लगे। तो देखिए इसमें एक मिनट, मुझे until the Greeks did not understand the enchanting element of the art, तो मतलब वो अनुरंजनकारी तत्व को नहीं समझ पा रहे थे अभी तक, लेकिन अब वो लोग एक जो अलग एलिमेंट्स है आर्ट का वो भी वो समझने लगे, कैसे अलग अलग जगह जाके और दूसरे दरबारों में वो लेके अब वो मिक्स होने लगे। तो वो थोड़ा सा मिश्रित शैली हमको हेलेनिस्टिक में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जनरल इंट्रोडक्शन यूनान का, और अब जब मैं आऊँगी तो आपको वास्तुकला के बारे में बताएंगे ग्रीक का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ा सा बोरिंग हो गया था और इतना कुछ ये इंट्रोडक्शन इतना नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो मेन पार्ट अब आने वाला है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हम पूरा उसको अलग अलग ऑर्डर स्टाइल समझ के और टेम्पल स्टाइल समझ के पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एक प्रैक्टिकली पढ़ेंगे उसको तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अपना अगला वीडियो लेके आऊँगी, तब तक आप लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो भी थियोरेटिकल पार्ट है आप कंप्लीट करें। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, एंड आपका सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू। आगे भी ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।